नमस्ते, मैं डॉक्टर आशिता पंजाबी हक्कू, स्त्री रोग एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जेनाइटल टीबी यानी कि बच्चेदानी के टीबी की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आज की सदी में भी बच्चेदानी का टीबी हमारे सामने एक विकट चुनौती की तरह खड़ा है। बच्चेदानी का टीबी अधिकतर केसेस में किसी और अंग के टीबी से बच्चेदानी तक पहुंचता है, जैसे कि छाती का, पेट का, हड्डी का, किडनी का टीबी या किसी और अंग का टीबी होना। अधिकतर केसेस में पेशेंट्स की हिस्ट्री होती है कि उन्हें पहले कभी टीबी हुआ होता है। पेशेंट्स की ये भी हिस्ट्री रहती है कि उनके घर में किसी नज़दीकी रिश्तेदार में टीबी होने की हिस्ट्री होती है। प्राइमरी जेनाइटल टीबी यानी कि जेनाइटल टीबी का किसी से किसी को डायरेक्टली होना काफ़ी रेयर है। बच्चेदानी के टीबी के अधिकतर केसेस में लक्षण नहीं होते हैं और यही कारण है कि मरीज सही समय पे इसका इलाज नहीं करवा पाते हैं और जब वे अपने डॉक्टर के पास आते हैं तब तक ये बैसिलाई बहुत ही ज़्यादा बच्चेदानी को डैमेज कर चुका होता है। हम जानते हैं कि हर महीने अंडाशय से एक अंडा निकलना चाहिए जो कि ट्यूब पकड़ती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्यूब खुली होने के साथ साथ स्वस्थ भी हो। शुक्राणु और अंडे का जो निषेचन होता है वह ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में होता है। इसके बाद जो भ्रूण होता है वो ट्यूब से माइग्रेट होकर बच्चेदानी की परत में जाता है और फाइनली वहीं पर उसकी जो ग्रोथ होती है। बच्चेदानी का टीबी इन सारे स्टेप्स को प्रभावित करता है। 90 से 100% केसेस में ये ट्यूब को प्रभावित करता है, जिसमें कि ट्यूब का ब्लॉक होना, ट्यूब में खराब पानी भरना जिसे कि हम हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं, ट्यूब में पस का बनना यानी कि पायोसेल्पिंग्स हो सकता है। इसके अलावा ट्यूब ओवेरियन मास, ट्यूब और जो अंडाशय होते हैं वो आपस में एक गठान बना लेते हैं। और इसके अलावा सीलियरी डिस्फंक्शन यानी कि ये जो माइग्रेशन होती है भ्रूण की ट्यूब से बच्चेदानी की परत तक, उसको भी प्रभावित करता है। तो कई बार जो भ्रूण होता है वह ट्यूब में ही रुक जाता है और इसे हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। 50 से 60% केसेस में बच्चेदानी का टीबी बच्चेदानी की परत को भी प्रभावित कर सकता है, जिसके के कारण बच्चेदानी की जो परत है वो ग्रो नहीं कर पाती है, उसमें चिपकाहट आ जाती है और इसे हम इंट्रायूट्राइन एडिशंस भी कहते हैं। 20 से 30% केसेस में बच्चेदानी का टीबी अंडाशयों को भी प्रभावित करता है, जिससे कि अंडाशयों में जो अंडों का रिजर्व होता है वह कम हो जाता है और अंडों की जो क्वालिटी होती है वो भी कम हो सकती है। अब बात करते हैं बच्चेदानी के टीबी का डायग्नोसिस कैसे बनाया जाए। बच्चेदानी का जो टीबी होता है वो एक पॉसिबैसिलरी डिजीज है, तो कई बार ये जो हमारे टेस्ट हैं उसमें मिस भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की अच्छे से हिस्ट्री ली जाए और हाई क्लिनिकल सस्पिशन के साथ ऐसे पेशेंट्स को देखा जाए। टीबी के लिए कई बार हम बच्चेदानी की परत की जो जांच है उसको कुछ टेस्ट के लिए भेजते हैं, जिसमें कि एएफबी कल्चर, एएफबी माइक्रोस्कोपी, हिस्टोपैथोलॉजी, जीन एक्सपोर्ट, पीसीआर शामिल है। अब नई इंडेक्स टीबी गाइडलाइन के हिसाब से लेप्रोस्कोपी में भी कुछ टीबी के लक्षण यदि पाए जाते हैं तो उन बेसिस पर भी टीबी की दवा पेशेंट को स्टार्ट की जा सकती है, जैसे कि हमें ट्यूबरकल्स का मिलना, केसिएशन का मिलना, चिपकाहट होना, ट्यूब और अंडाशय में साथ में एक गठान बना लेते हैं, ट्यूबोवेरियन मास उसका होना, और जो लिवर का एरिया होता है उसमें चिपकाहट का पाया जाना। अब टीबी का जो इलाज होता है वो अधिकतर केसेस में 6 महीने तक चलता है, जिसमें कि हम 2 महीने तक एचआरजेडी यानी कि आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथैम्ब्यूटॉल देते हैं और 4 महीने तक एचआरई यानी कि आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन और इथैम्ब्यूटॉल देते हैं। ये जो इथैम्ब्यूटॉल ड्रग है, पहले जो टीबी की गाइडलाइंस थी उसमें इसे 2 महीने ही दिया जाता था, बट अब ये 6 महीने तक दी जाती है। और क्योंकि ये दवा टेराटोजेनिक होती है यानी कि ये बच्चे में कुछ आंख की प्रॉब्लम कर सकती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाती है, तो इसीलिए जब पेशेंट टीबी की मेडिसिन पे होते हैं तो कपल्स को प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए एडवाइस किया जाता है। अब आईवीएफ यदि किसी पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है, जैसे कि पेशेंट की ट्यूब में ब्लॉक हो जो कि ठीक ना हो पाए और कोई और दिक्कत हो और अगर पेशेंट को आईवीएफ के लिए रिकमेंड किया जाता है, तो टीबी के बैसिलाई कैसे आईवीएफ को प्रभावित कर सकते हैं। तो आईवीएफ में जो डोज होती है गोनाडोट्रोपिन की वह कई बार पेशेंट्स को ज़्यादा लग जाती है। ओवरी का जो रिजर्व है उसके कम होने के साथ साथ ओवरी का जो रिस्पॉन्स होता है, यानी कि जितने हमारे फॉलिकल्स होते हैं, जितना हमारा रिजर्व है उतने हमारे फॉलिकल्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते, तो इसे हम पुअर ओवेरियन रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ये भी पेशेंट्स में देखा जा सकता है। और इसके अलावा हमारे जो एग है और फाइनली जो भ्रूण है उनकी क्वालिटी भी कम हो सकती है।
भ्रूण का स्थानांतरण होता है वह बच्चेदानी की परत में किया जाता है। तो गाइडलाइन के हिसाब से फ्रोजन ट्रांसफर में वह जो परत है वो 7 mm तक होनी चाहिए और फ्रेश ट्रांसफर में 8 mm तक होनी चाहिए। तो कई बार जब टीबी का बैसिलाई बच्चेदानी की परत को प्रभावित करता है तब ये जो एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो कंटिन्यूसली ऐसे पेशेंट्स में पतली परत यानी कि थिन एंडोमेट्रियम रहता है। तो ऐसे में ट्रांसफर करने पे हमारी जो रिजल्ट है वो भी प्रभावित हो सकते हैं। भ्रूण स्थानांतरण करने का जो प्रक्रिया होती है जिसे कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं, कई बार बच्चेदानी की ग्रीवा में चिपकाहट की वजह से उसमें भी हमें कई दिक्कतें आ सकती है। यदि पेशेंट का लगातार थिन एंडोमेट्रियम रहता है, चिपकाहट होती है जो कि हिस्ट्रोस्कोपी एडिडोलिसिस करने पर भी ठीक ना हो पाए, मैक्सिमम दवाई का डोज देने पर भी हमारी एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं कर रही है, पेशेंट ने प्रॉपर्टी का इलाज ले लिया है, तो कई बार पेशेंट्स को सरोगेसी के लिए भी सजेस्ट किया जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चेदानी का टीबी निसंतानहीनता का आज भी एक बहुत बड़ा कारण है, पर यदि इसे सही समय पर डायग्नोज किया जाए और इसका सही से ट्रीटमेंट लिया जाए तो इससे बच्चेदानी को होने वाली क्षति को रोका जा सकता है और हमारे रिप्रोडक्टिव आउटकम्स भी अच्छे हो सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।